हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th के लिए एक सीरीज लेकर के आया हुआ हूँ। जैसे मैंने चालू किया था एक्सरसाइज 3 के चैप्टर 3 के लिए, और उसमें इंट्रोडक्शन बता रहा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया था। जैसे इसका सबसे पहला देखना था कि मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसको मैंने फर्स्ट माना था। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको सेकेंड माना था। तो ये इक्वेशन था, और इसका इंट्रोडक्शन, इसमें कंडीशन समझा था कि कब कितना हल होता है, बहुत सारा हल होता है या एक हल होता है या कोई हल नहीं होता है, ये मैंने सीखा था। और एक मेथड सीखा था, ग्राफिकल मेथड सीखा था कि ग्राफीय विधि से इसको हल कैसे किया जाता है। तो फिर से आज आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र सर उस क्लास को आगे बढ़ाता हूँ। इसका सेकेंड मेथड लेकर के चलता हूँ कि मैथमेटिकल में इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सेकेंड टाइप सॉल्व करने का तरीका है। सबसे सेकेंड टाइप में जो नाम है, फर्स्ट में मैंने लिखा था ग्राफीय विधि, यहां पर लिखेंगे विस्थापन विधि। विस्थापन विधि से दिए गए जो समीकरण है उसको कैसे हल करेंगे, इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी मैथ को। मैं आज एग्जांपल बिल्कुल भी नहीं लूंगा, लास्ट डे में भी एग्जांपल नहीं लिया था, क्योंकि सबसे पहले हमको ये जानना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। और जब सॉल्व करने का तरीका मालूम होगा तो विद्यार्थियों, आपको ये बात बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं पूरा मेथड बता दूंगा, मेथड बताने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स बाद में बताऊंगा। आज पूरी तरह से मेथड में चलते हैं हम। तो विस्थापन विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट हम लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लेंगे। क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। अब विस्थापन है, तो विस्थापन किसका करना है, x का विस्थापन करना है, y का विस्थापन करना है। तो एग्जाम में जो देगा या फिर क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा कि आप x का विस्थापन करके बनाइए, y का विस्थापन करके बनाइए, तो मैं दिखाता हूं कि इस इक्वेशन में x का विस्थापन हम कैसे करते हैं। जब x का कर लेंगे तो y का भी उसी तरह से कर लेंगे। जैसे x का विस्थापन करना, तो यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। जैसे इसको लेता हूं a1x इक्वल टू 0, ये प्लस c1 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस c1, ये प्लस b1y है, इस तरफ जाएगा तो माइनस b1y। और अगला स्टेप में जब जाएंगे तो x इक्वल टू माइनस c1 माइनस b1y और y, ये हो जाएगा a1। इसको आप बॉक्स में बंद कर लो, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो, इसको थर्ड मान सकते हैं। इसको पूरा सॉल्व अभी नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये सिर्फ मेथड बता रहे हैं। यहाँ x का वैल्यू किसके टर्म में निकला, y के टर्म्स में निकला। किस इक्वेशन से निकला है, इक्वेशन फर्स्ट से निकला है। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो निकला उसको थर्ड मानेंगे, और इस थर्ड इक्वेशन का वैल्यू हम सेकेंड में रखेंगे। तो इक्वेशन यानी समीकरण सेकेंड इंप्लाइज दैट, सेकेंड में मेरे पास क्या है, a2x, तो a2 रखेंगे, और x है तो x का विस्थापन करना है, हटाना है x का, तो x के बदले ये जो वैल्यू है उसको रखेंगे जो y के टर्म में है। तो क्या रखेंगे, माइनस c1 माइनस b1y और y a1, और उसके बाद क्या है, प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए आपको x नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने x का विस्थापन कर दिया। ये इक्वेशन बन गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब भी विस्थापन विधि से सॉल्व करने की बात हो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि विस्थापन, दैट मींस हमको ये जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इसको एक चर वाले रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो दो चर से एक चर में आने के लिए ये मेथड है। अब जैसे ही ये आया,
हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कोई भी मैथमेटिकल आप जो तरीका जानते हैं उस तरीके से इसको इस्तेमाल कर लेंगे। इन रैखिक समीकरण को हम सॉल्व करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक स्टेटमेंट याद रखने के लिए मैं लिख देता हूं कि इस समीकरण को गणितीय विधि से, कोई भी गणितीय विधि से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गणितीय विधि चाहे वो बीज गणितीय हो, रेखा गणितीय हो, कोई भी विधि आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इस समीकरण को गणितीय विधि से हल करके y का मान ज्ञात किया जाता है। जब आप y का मान ज्ञात कर लेंगे तो इस y का जो मान निकलेगा इस समीकरण से, उस y के मान को हम समीकरण थर्ड में रख देंगे। तो यहां से x का मान निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, प्राप्त y के मान को समीकरण थर्ड में यानी 3 में रखने पर x का मान ज्ञात हो जाता है। इसका मतलब है कि जो ये गिवन इक्वेशन था फर्स्ट और सेकेंड, इस दोनों में जो चर मान था x और y, उस दोनों का मान निकल जाएगा। और जब निकल जाएगा तो अंत में जब सॉल्व हो जाता है तो लिखेंगे अंत में x बराबर कुछ वैल्यू निकलेगा और y बराबर कुछ वैल्यू निकलेगा। इसको यहाँ पर हम आंसर के रूप में लिख देंगे। ये पूरा का पूरा विस्थापन विधि से मैंने इसको सॉल्व करने का एक तरीका बताया। इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आशा है कि ये मेथड आपको समझ में आ रहा होगा। मैं चलता हूं इसके बाद वाला मेथड में। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है, ये मेथड समझ में आता है, तो लगातार क्लास से आप जुड़े रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन, मैंने पहले कहा था कि सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन आपको क्लास दूंगा। रेगुलर में हर दिन आपको एक वीडियो डाला करूंगा जिससे कि आपको मैथ बनाने में सुविधा होगा। कोशिश करूंगा साइंस का एक वीडियो डाल दूं जिससे आपको साइंस समझने में सुविधा हो। दोस्तों, ये सिर्फ मैंने उन बच्चों के लिए कोशिश किया है कि जो बच्चे दूर दराज में हैं, जो हमारे क्लास को अटेंड नहीं कर पाते हैं, उसके लिए ये है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैथ्स अच्छा लगता है दोस्तों को बताइए और क्लास से जुड़ने के लिए बोलिए। जोड़ने का कोई पैसा नहीं लगता है। आप आपके घर में जो 9th 10th के बच्चे हैं वो इस क्लास को करके वो फायदा उठा सकते हैं, मैथ्स की क्लास का फायदा उठा सकते हैं। तो चलते हैं हम थर्ड नंबर मेथड में। और थर्ड नंबर जो मेथड है वो है विलोपन विधि। विलोपन विधि जिसको कहते हैं इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। तो इस एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है कि हमको ये देखना है कि क्या इस समीकरण को सॉल्व कैसे करेंगे। एग्जाम में आता है हल करें विलोपन विधि से, हल करें विस्थापन विधि से, हल करें ग्राफीय विधि से, हल करें और भी जो मेथड है वज्र गुणन विधि से। तो उन सब मेथड के बारे में जानेंगे तभी हल कर पाएंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगा। तो विलोपन विधि में भी हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट लेंगे। समीकरण फर्स्ट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इधर नहीं लिख करके हम समीकरण का नाम इधर ही लिख देते हैं, यहाँ फर्स्ट। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको सेकंड ले लेंगे। विलोपन का मतलब होता है ना तो समीकरण फर्स्ट में वो नजर आना चाहिए, ना ही समीकरण सेकंड में नजर आना चाहिए। क्या, तो जो वेरिएबल है, जो चर मान है x या y में से अगर x हटाते हैं तो दोनों समीकरण से हट जाना चाहिए, और y हटाते हैं तो y भी दोनों समीकरण से हट जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों समीकरण को आप देखिए, या तो x के गुणांक को देखिए या तो y के गुणांक को देखिए। दोनों में समीकरण में से, दोनों में से किसी का भी या तो x का या y के गुणांक को बराबर करके या तो घटाएंगे या
जोड़ेंगे तो पहले मैं देखता हूं कि यहाँ पे y का मैं विलोपन करने की कोशिश करता हूं। समीकरण सेकंड में देखिए बहुत आसान है। सेकंड में आप देखिए y का कोफिशिएंट क्या है, b2 है। आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण फर्स्ट को b2 से गुना कर देना है। समीकरण फर्स्ट में देखिए y के साथ क्या है, b1 है, इसको b1 से गुना कर दीजिए। अब क्या होगा कि जैसे ही गुना करेंगे तो जिसको आप बराबर कर रहे हैं, किसको बराबर कर रहे हैं, y के कोफिशिएंट को, तो जिसके कोफिशिएंट को बराबर कर रहे हैं उसके कोफिशिएंट के पहले सिंबल देखना कि ये सिंबल क्या है, प्लस है, यहाँ पर क्या है, प्लस है, दोनों जगह प्लस प्लस सिंबल है, यानी एक जैसा सिंबल है। जब एक जैसा सिंबल रहता है तो हम समीकरण फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंस ज्ञात करते हैं, अंतर निकालते हैं। और जब अलग अलग होगा, जैसे एक प्लस हो जाए दूसरा माइनस हो जाए, तब हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं, तभी आपको पता चल जाएगा। मैं इसको यहां लिख देता हूं, समीकरण फर्स्ट इंटू b2 माइनस समीकरण सेकेंड इंटू b1। क्यों माइनस किया, क्योंकि जिसके गुणांक को बराबर कर रहे हैं उसके पहले का जो सिंबल है वो प्लस में है, दोनों प्लस है, दोनों माइनस रहता तब भी माइनस करते, यानी एक जैसा सिंबल रहने पे घटाते हैं। अब इसको गुना कीजिए, b2 को a1 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा a1 b2 प्लस b1 को b2 से गुना कीजिए तो b1 b2 और y, यहां पर x मेरा छूट गया है, ऐसे लिख देंगे a1 b2 x, फिर प्लस c1 को b2 से गुना करेंगे तो b2 c1 इक्वल टू 0 से गुना करेंगे तो 0। यहां लिखने का मतलब है जितना है इक्वल के पहले इक्वलिटी के बाद सबके साथ मल्टीप्लाई करना है, तभी इक्वलिटी में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। किसी भी इक्वलिटी में आप लेफ्ट साइड जितना नंबर से गुना करते हैं राइट भी आपको उतना ही नंबर से गुना करना पड़ता है। सेकंड में चलते हैं, सेकंड में b1 से गुना करेंगे a2 का तो ये आ जाएगा a2 b1x प्लस b2 को b1 से गुना करेंगे तो b1 b2y प्लस c2 को b1 से गुना करेंगे तो b1 c2 और इक्वल टू 0 से गुना करेंगे तो 0। यहाँ पे मैंने लिखा है कि घटाना है, तो जब घटाना है तो नीचे वाला ऊपर वाला में कोई चेंजिंग नहीं करना है, फर्स्ट इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं, सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है, सबका सिंबल बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। आप चाहो तो इसको इस तरह से ब्रैकेट में याद रखने के लिए लिख सकते हो। अब देखो तो इसका कोफिशिएंट बराबर है और सिंबल अलग अलग हो गया, ये घटाने के पीछे यही रीजन है कि सिंबल अलग अलग हो गया, तब हम इसको हटा सकते हैं, काट सकते हैं। तो बचा मेरे पास क्या, a1 b2 माइनस में ये बचेगा a2 b1 और x कॉमन ले लेंगे, a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ पे दोनों में x है तो x कॉमन ले लेते हैं, प्लस b2 c1 और ये प्लस नहीं बच करके माइनस बचेगा b1 c2 और इक्वल टू के इस साइड में 0 बचेगा। अगली बार मैं क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ a1 b2 माइनस a2 b1x और बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, तो पहले माइनस वाला लिख देते हैं b1 c2 माइनस ये हो जाएगा b2 c1 और x का वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बाई, ये पूरा डिवाइड में चल जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये यहां से हम क्या कर सकते हैं, x का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ही x का मान निकलेगा, यहाँ पे आपको फॉर्मूला के जैसा लग रहा है, क्योंकि डिजिट है नहीं है मेरे पास, सिर्फ अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट को तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं, फॉर्मूला के जैसा आ गया। तो जो x का वैल्यू निकलेगा उस x के मान को समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकंड में किसी में भी रखेंगे तो y का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो उसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ प्राप्त x के मान को समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी, फर्स्ट या समीकरण सेकंड में रखने पर y का मान आसानी से
ज्ञात किया जा सकता है। तो यहां पर भी जैसे ज्ञात हो जाएगा तो लास्ट में अंत में आपको क्या लिखना है, अंत में x बराबर जो वैल्यू निकला और y बराबर जो वैल्यू निकला, आप इसको लिख करके टीचर को दिखा देंगे, एग्जामिनर को दिखा देंगे, ताकि उसको ये पता चल जाए कि पूरा सॉल्यूशन के बाद x का वैल्यू निकला और y का वैल्यू निकला। ये मेथड हुआ विलोपन विधि। तो आशा करते हैं कि आपको ये मेथड समझ में आ रहा होगा, और आप ऑनलाइन जितना भी देख लो, ऑफलाइन में आप बुक में एक बार जरूर पढ़ के देखना कि क्या सर जो बता रहे हैं वो बात सही है। मुझे लगता है कि आप जब मैथ का बुक देखेंगे तो आपको इन सब बातों को आसानी से समझने का मौका मिल पाएगा, और जब समझने का मौका मिल पाएगा तो आप मैथ भी बना पाएंगे। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, और बहुत बड़ा चैप्टर में बहुत सारा मेथड है। इन सारे मेथड को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो लोग कुछ मैथ बना लेते हैं उसको लगता है कि मुझे तो मैथ बनाने आ गया। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो मेथड मैं बता रहा हूँ इसको आप समझ लो, एक्सरसाइज मत बनाओ, पूरा मेथड समझ लो। मैंने ग्राफीय विधि बताया, विस्थापन विधि बताया, अभी विलोपन विधि बताया हूँ, और एक विधि और बताने जा रहा हूँ। ये 4 विधि आप अच्छा से पढ़ लो, वो चाहे एनसीईआरटी का बुक हो या बोर्ड की बात करो, झारखंड बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, आप बिल्कुल आसानी से उस मैथ को बना देंगे, उस सवाल को बना देंगे। तो मैं लास्ट मेथड में आता हूं जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, इस विधि को आपको समझना है। वज्र गुणन विधि, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये मेथड आज सीखना है, बहुत मजेदार, सबसे लास्ट मेथड है ये, अंतिम मेथड है, मेथड नंबर 4 है, और ये मेथड बहुत मजेदार है। आपको सबसे ज्यादा मजा इसी मेथड को बनाने में आने वाला है, और कोई भी मैथ को आप चाहेंगे कि इसी मेथड से बनाएं। तो कुछ इसके लिए ट्रिक्स है जिसको याद रखना है। जैसे आपको काउंटिंग याद रखना है, B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, इस तरह से आपको काउंटिंग याद रखना है, बस इतना ही याद रखना है। B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2 याद रखना है। यहां पर लिखना है x, यहां लिखना है y और यहां लिखना है 1, और कुछ भी नहीं करना है। बस आप स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड के टॉप फ्लोर से। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये टॉप फ्लोर है, ये बाउंड्री लाइन है, इसको याद रखना है। तो टॉप फ्लोर से चालू करेंगे लेफ्ट साइड का, देख रहे हैं ना, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं तो ये लेफ्ट साइड हो गया, तो लेफ्ट साइड से चालू करना है और आपको जाना है बॉटम में, ग्राउंड फ्लोर में जाना है। यहाँ से वापस मुड़ना है और फिर बॉटम से जाना है टॉप में। तो ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे B1 C2, क्या लिखेंगे B1 C2, और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर वापस आएंगे, यहाँ से वापस जाना है, लेकिन वापस जाने में सिंबल जो देंगे वो माइनस का देंगे, क्योंकि वापस जा रहे हैं ना, माइनस हो रहे हैं, तो माइनस देंगे और फिर क्या लिखेंगे B2 C1। जहां खत्म हुआ फिर उस जगह से टॉप से आप बॉटम में जाइए, तो क्या आएगा C1 A2। खत्म हो रहा है तो यहाँ पे कोई सिंबल देने की जरूरत नहीं है, अब इसको बॉक्स में बंद रखिए C1 A2, और फिर यहाँ वापस मुड़ रहे हैं तो माइनस का सिंबल देंगे यहाँ, तो यहाँ देंगे तो यहाँ पर भी देके दिखाना होगा, और फिर यहाँ से वापस जाएंगे, ये हो जाएगा C2 A1, C2 A1। ये दूसरा बॉक्स मेरा तैयार हो गया। एक बॉक्स और तैयार करेंगे, काम हो जाएगा। फिर ये टॉप में खत्म हुआ, टॉप से जाइए बॉटम में, तो बॉटम में जाएंगे तो A1 B2 आएगा, A1 B2, बॉटम से वापस जाइए तो माइनस का सिंबल देना पड़ेगा, माइनस दे दिए, और यहाँ से फिर वापस इस पे जाना पड़ेगा, इसका नाम हो जाएगा A2 B1, A2 B1। ये बिल्कुल आसान है, देख रहे हैं ना, टॉप से बॉटम में जाना है, बॉटम से वापस जाना है, वापस से टॉप में जाना है, टॉप से बॉटम में जाना है, बॉटम से वापस जाना है, वापस से फिर टॉप में जाना है, टॉप से बॉटम में, बॉटम से वापस, वापस से टॉप, और टॉप के बाद कुछ है नहीं, खत्म। तो कितना बॉक्स बना, 1 2 3। अब इसको सेट करना है कि x का वैल्यू कैसे निकलेगा, y का वैल्यू कैसे निकलेगा, और दो ही वैल्यू तो है यहाँ पे, क्योंकि 2 चर वाले तो 2 वैल्यू कैसे निकलेगा। तो यहाँ देखिए x है, x के नीचे ये है, y के नीचे ये है, और 1 के नीचे
ये ध्यान रखना है। तो x के नीचे मेरे पास क्या है, b1 c2 माइनस b2 c1, ये। फिर y के नीचे ये है, इक्वल टू का साइन दे दीजिए। y के नीचे आएगा c1a2 माइनस c2 a1, और फिर 1 के नीचे है a1 b2 माइनस a2 b1, ये तीन इक्वलिटी आपको दिख रहा है। कोई भी दो लेंगे, फर्स्ट और लास्ट को लेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, सेकेंड और लास्ट को लेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम करके देखते हैं, x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। यहां से x का वैल्यू निकालना होगा तो ये डिवाइड में है, जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x बराबर ऊपर चला जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये x का वैल्यू के लिए फॉर्मूला हो गया। x के लिए क्या हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। और इसी तरह से हम y भी निकाल सकते हैं। दिस बाई दिस लेंगे तो ये फिर इस तरफ चला जाएगा, तो हो जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 बाई नीचे जैसा है वैसे ही रह जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ये y का वैल्यू निकल जाएगा। तो आपको जब वज्र गुणन विधि से मैथ्स बनाएंगे तो बार बार इतना करने का जरूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस। मैंने कहा था ना कि ये मेथड सबसे आसान है, सभी स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, सबको ये मेथड बहुत ही आसानी से बच्चों को बताने में भी अच्छा लगता है और बच्चे इसको समझते भी हैं। आपको पता है ना, पहला क्लास में बताया है कि b1 कहाँ होता है, समीकरण फर्स्ट में, c2 कहाँ होता है, समीकरण सेकंड में। इसी तरह से आप जहाँ 2 है वो समीकरण सेकंड में, जहाँ 1 है समीकरण फर्स्ट में। इसमें भी वही, जहाँ 2 है समीकरण सेकंड में, जहाँ 1 है समीकरण फर्स्ट में। तो ये x हो गया, ये y हो गया। जैसे ही सॉल्व हो जाएगा तो लास्ट में लिख देंगे, अंत में x बराबर कुछ वैल्यू निकलेगा और y बराबर कुछ वैल्यू निकलेगा, ये आंसर हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि ये मेथड भी आपको समझ में आया होगा और ये अंतिम मेथड था इस चैप्टर के लिए। सभी बच्चों से मैं फिर से अगले क्लास में मिलूंगा और उस अगले क्लास में इस चैप्टर का कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आऊंगा, जिससे आपको जो मेथड बताया गया है, 4 मेथड। पहला वीडियो में मैंने एक मेथड बताया था और ये दूसरा वीडियो है, इसमें मैं 3 मेथड बताया हूँ आज। ये तीनों मेथड को आप घर में अच्छा से वीडियो देखो, आप समझो इसको, और अगले क्लास में अगले दिन मैं फिर से इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर डालूंगा, जो आपको समझ में शायद बेहतर आ पाएगा। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अगर देखते हैं तो कमेंट लिखें कि सर अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है। अगर खराब लग रहा है तो मैं कोशिश करूंगा इसको सुधारने का और आप बच्चों को हेल्प करने का। तो बस आज इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।